वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 70 है। ये टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस के लिए चल रही है और हमने ये कंटिन्यू की है और इसमें इंडियन पॉलिटी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है संसद के 3 पिलर हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो एक टेस्ट इसका हो गया था कंप्लीट, 20 क्वेश्चन हमने कवर किए थे, उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे और कम से कम 3 से 4 टेस्ट वीडियोज़ इस पर बनानी पड़ेंगी, तब जाके कंप्लीट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 से 20 तक हो गया था, 21 के बाद से स्टार्ट करेंगे आज। तो 20 तक हो गया था। अब अगला जो इससे क्वेश्चन बनता है वो है कोरम। कोरम या गणपूर्ति के लिए लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम कितने सदस्य अवश्य होने चाहिए? लोकसभा में 55, राज्यसभा में 25, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 55, लोकसभा में 100, राज्यसभा में 55, लोकसभा में 100, राज्यसभा में 65। देखिए, कोरम या गणपूर्ति के लिए लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम सदस्य होने चाहिए। लोकसभा में होने चाहिए कम से कम 55 सदस्य, राज्यसभा में होने चाहिए 25 सदस्य। ए है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 103 में उपबंध है कि संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति या कोरम सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। अतः लोकसभा के लिए कम से कम 55 मेंबर हो गए और राज्यसभा के लिए हो गए कम से कम 25 मेंबर उपस्थित। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। दूसरा वाला प्रश्न और नंबर 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत शपथ या प्रतिज्ञान लेगा। और शपथ या प्रतिज्ञान के पहले यदि कोई व्यक्ति सदन के सदस्य के रूप में सदन में बैठता है तो उसे प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा। हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ, 12 की 12 बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछी गई, बहुत प्रश्न बनते रहेंगे। किस अनुसूची में क्या है ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, शपथ और प्रतिज्ञान संविधान की दूसरी नहीं बल्कि तीसरी अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में तो वेतन भत्ते हैं, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। दूसरा वाला सही है, 500 रुपये का जुर्माना पड़ेगा बिना शपथ के बैठ गया तो सही बताना है, तो बी है इसका आंसर केवल, पहला गलत है। तो उपरोक्त में से कथन एक जो है वो सही नहीं है, क्योंकि संसद सदस्य राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेगा, ना कि दूसरी अनुसूची के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 में ऐसा लिखा है। और संसद का कोई सदस्य बिना शपथ या प्रतिज्ञान के सदन की बैठक में भाग लेता है तो उसे प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा, अनुच्छेद 104 में लिखा है। जब तक संसद शपथ या प्रतिज्ञान नहीं लेता जब तक संसद सदस्य शपथ या प्रतिज्ञान नहीं लेता, सदन की किसी बैठक में भाग नहीं ले सकता और ना ही मतदान दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। संसदीय क्रियाविधि के अनुसार गिलोटिन का अर्थ है कि लोकसभा अध्यक्ष किसी सदस्य को दुर्व्यवहार के लिए फटकारता है, किसी प्रस्ताव पर मतदान की अनुमति नहीं देता, समय समाप्त होने से पहले सदन को स्थगित कर देता है या जारी कार्य को रोककर सदन के समक्ष किसी वस्तु को मतदान के लिए रखता है। संसदीय क्रियाविधि के अनुसार गिलोटिन का अर्थ है कि जारी कार्य को रोककर सदन के समक्ष किसी विषय को मतदान के लिए रखता है। ए है इसका आंसर। देखिए, संसद में बजट पारित होने की प्रक्रिया के दौरान कार्य मंत्रणा समिति किसी विशेष मांग को और बजट सहित अनुदानों की सब मांगों को स्वीकृत करने के लिए समय सीमा निर्धारित करती है। जैसे ही समय समाप्त हो जाता है उस पर चर्चा के समापन की प्रक्रिया लागू की जाती है और मांग मतदान के लिए रख दी जाती है, चाहे उस पर चर्चा हुई हो या ना हुई हो। इस प्रक्रिया को बोलते हैं गिलोटिन। तो इस तरह के प्रश्न भी यूपीएससी करती है, यूपी पीसीएस भी करती है। यूपी पीसीएस की फुल टेस्ट सीरीज ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हो। इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत प्रश्न बने इससे। अविश्वास प्रस्ताव से, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा एक सही है? यहाँ 4 स्टेटमेंट है, केवल एक सही है, 3 गलत होंगे यहाँ पर। इसे किसी एक मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। इसे लोकसभा में पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है, अपितु इससे सिर्फ सरकार की कुछ नीतियों और कार्यों की आलोचना होती है। इसे लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है और इस प्रस्ताव के समर्थन में कम से कम 100 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। अविश्वास प्रस्ताव है, एक स्थगन प्रस्ताव है, एक निंदा प्रस्ताव है। तीनों के तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, सवाल बनते हैं सबसे ज़्यादा इसी से बनते हैं। अच्छा, ये जो लाइन लिखी है ना, पहली वाली ये निंदा प्रस्ताव के लिए है, दूसरी वाली भी निंदा प्रस्ताव के लिए है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, वो है सी वाला स्टेटमेंट।
इसे लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है और इस प्रस्ताव के समर्थन में कम से कम 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है, न कि 100 सदस्यों की। पहला वाला इसलिए गलत है, इसे किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह नहीं बल्कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है और अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो समझ लो कि सरकार गिर गई। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 75(3) में उपबंध है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद तभी तक बनी रहती है जब तक लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त होता है, अतः इसे सिर्फ संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लोकसभा के विश्वास में निर्धारण हेतु लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, तो सी वाला स्टेटमेंट सही है। लोकसभा में पारित होने का अर्थ है कि मंत्रिपरिषद का लोकसभा में बहुमत नहीं है, उसने लोकसभा में विश्वास खो दिया है। ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, यानी सरकार गिरेगी। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन के लिए कम से कम 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। बहुत पूछा गया है प्रश्न, 4 विकल्प बनाकर कि कितने सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। पांचवा प्रश्न, वैसे क्वेश्चन नंबर 25, निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसे केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। इसे पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य है। देखिए, दोनों की दोनों बातें अविश्वास प्रस्ताव के लिए सही बैठती हैं, निंदा प्रस्ताव के लिए नहीं। निंदा प्रस्ताव से तो निंदा होती है, सरकार क्यों गिरेगी? पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, दोनों के दोनों गलत हैं, डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों कथन गलत हैं क्योंकि निंदा प्रस्ताव संसदीय कार्यवाही का एक साधन है। इसे किसी एक मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, वो लोक अविश्वास प्रस्ताव है लोकसभा में। इसे पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। इससे केवल मंत्रिपरिषद की कुछ नीति और कार्यों की आलोचना होती है। इसे लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य होता है निंदा प्रस्ताव को, और विश्वास प्रस्ताव को नहीं होता। ठीक है, अंतर अगर स्पष्ट करने आए, लिखने आए तो आराम से लिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक प्रस्ताव है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा इसमें सही है? इसने स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है। इस प्रस्ताव में निंदा का पक्ष शामिल नहीं होता। इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, निंदा का पक्ष तो निंदा प्रस्ताव में होगा। यहाँ पर जो है दोनों के दोनों कथन सही हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, शून्यकाल में समान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भारतीय संसदीय प्रक्रिया की देन है और यह 1954 में अस्तित्व में आया। ठीक है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कब आया? 1954 में। इसने स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है और इस स्थगन प्रस्ताव के सदस्य है। यह स्थगन प्रस्ताव के सदस्य है, किंतु इसमें निंदा का पक्ष शामिल नहीं रहता, इसलिए इसे मंत्रिमंडल को उत्तरदायी बनाने का उपाय नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? कटौती प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव बजट प्रस्तावों पर व्यय कम करने का प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 1954 में अस्तित्व में है, ऊपर था तो। स्थगन प्रस्ताव किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव। देखिए, तीनों के तीनों सुमेलित ही हैं, तो डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो कटौती प्रस्ताव बजट प्रस्तावों पर खर्च कम करने का प्रस्ताव प्रस्तावित करना। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संसद का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर आकर्षित कर सकता है। यह भारत की देन है, 1954 में अस्तित्व में आया। संसदीय प्रक्रिया के नियमों में इसका उल्लेख है। विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या है? इसे संसद का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। इसमें मंत्रियों द्वारा दिए गए गलत या अपूर्ण उत्तर की और लोकसभा अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करना होता है। इसका उद्देश्य है संबंधित मंत्रियों की निंदा करना। स्थगन प्रस्ताव की बात करें, किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव है स्थगन प्रस्ताव। इसके द्वारा समय से पहले सदन का स्थगन हो जाता है। बड़े स्टेटमेंट है, बड़ी एक्सप्लेनेशन है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? बताइए इन चारों में से। किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु, या विपक्षी सदस्यों का मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु, या सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु, या कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगित करने हेतु। बताइए। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए,
स्थगन प्रस्ताव किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन को स्थगित करने का प्रस्ताव है। ठीक है, यानी सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु तो एक रखता है। अब इससे रिलेट करता हुआ एक और प्रश्न है, संसद के स्थगन प्रस्ताव का लक्ष्य है क्या है? सरकार की किसी विशेष नीति की आलोचना करना, बजट प्रस्तावों में कटौती करना, तो वो तो कटौती प्रस्ताव हो गया, मंत्रियों से सूचना एकत्र करना, सरकार को गिराना। सरकार को गिराना अविश्वास प्रस्ताव है। ठीक है, यहाँ सी सही है। तो यह एक निंदा प्रस्ताव है, इसके द्वारा सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना की जाती है। यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल पर नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। इसे लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। इस प्रस्ताव को, किस प्रस्ताव को? स्थगन प्रस्ताव को। अच्छा, एक स्टेटमेंट है कि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। सही है स्टेटमेंट या गलत है? गलत है, केवल लोकसभा में और स्थगन दोनों में। 30वां प्रश्न, संसदीय कार्यवाही शून्यकाल यानी 0 आवर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसकी अवधि दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होती है। शून्यकाल ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की देन है। संसदीय प्रक्रिया में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल को प्रश्नकाल का सत्र कहते हैं। ठीक है, शून्यकाल यानी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें, सही है। संसदीय प्रक्रिया में इसका कोई उल्लेख है ही नहीं। शून्यकाल ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था नहीं बल्कि भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है और इसकी अवधि है दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में। तो यहाँ पर गलत कौन सा हो गया? बी वाला स्टेटमेंट। तो शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है, न कि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की। इसका जन्म हुआ है भारत में और इसकी अवधि अधिक से अधिक 1 घंटे की होती है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल प्रारंभ होता है। ठीक है, इसकी अवधि होती है 12 से 1 बजे के बीच में। शून्यकाल का संसदीय प्रक्रिया में नहीं उल्लेख है, कहीं नहीं उल्लेख है। और संसदीय कार्यवाही का यह एक अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। देखिए, शून्यकाल में किसी मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन 10 बजे से पहले अध्यक्ष को सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या ना उठाने या मामलों के क्रम का निर्णय जो है वो अध्यक्ष करता है, यानी लोकसभा स्पीकर। और वर्तमान में शून्यकाल के दौरान 20 मामले उठाए जाने की अनुमति है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल को प्रश्नकाल का सत्र कहते हैं। यहाँ एडिशनल है क्या? ये प्रश्नकाल जो है वो भारत में 1962 से जारी है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाइए। राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। सभापति को हटाने संबंधी कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन की स्थिति में वह सदन में बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। कौन सा इसमें सही है? देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर तो होता ही नहीं है, गलत है, मतलब सही है पहला स्टेटमेंट। और उपसभापति जो है वो राज्यसभा का सदस्य होता है, ये भी ठीक है। और सभापति, राज्यसभा के सभापति को हटाने संबंधी कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में वो बोल तो सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। तो फिलहाल ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। डी है इसका आंसर, सभी सत्य हैं। देखिए, राज्यसभा का सभापति जो है वो उसका सदस्य नहीं होता, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। लेकिन राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच उपसभापति को चुनती है, इसलिए उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं रहने पर वह उपसभापति नहीं रहेगा। राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने संबंधी कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है तो वह सदन की बैठक में उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं रहेगा। जब उपराष्ट्रपति यानी सभापति को उसके पद से हटाने संबंधी संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में वो राज्यसभा में बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। लोकसभा अध्यक्ष को प्रथमतः मत देने का अधिकार है, किंतु निर्णायक मत नहीं दे सकता। 32वां प्रश्न है, संसदीय कार्यवाही में प्रश्नकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। तारांकित प्रश्न के बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अतारांकित प्रश्न के बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अल्प सूचना के प्रश्न पूछने के लिए कम से कम 10 दिन का नोटिस देना आवश्यक है संसदीय कार्यवाही में प्रश्नकाल के संदर्भ में। पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है, चौथा वाला गलत है। अल्प सूचना के प्रश्न पूछने के लिए 10 दिन का नोटिस देना आवश्यक है, ना कि 30 दिन का। तो अल्प सूचना के प्रश्न पूछने के लिए 10 दिन का नोटिस देना आवश्यक है, 30 दिन नहीं।
संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान संसद सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं और इसका उत्तर सामान्यतः मंत्री देते हैं, किंतु ऐसा प्रश्न जिसकी विषय वस्तु प्राइवेट सदस्य मतलब जो मंत्री नहीं है से संबंधित है, उससे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्पसूचना के प्रश्न। अल्पसूचना के प्रश्न कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं ऐसे। तारांकित प्रश्न, इसका उत्तर मौखिक दिया जाता है, इसके बाद पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। अतारांकित प्रश्न, इसका उत्तर लिखित होता है और इसके बाद पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती। 33वां प्रश्न है, संसद में भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला वाला है, भारत के संविधान में हिंदी और अंग्रेजी भाषा सदन की कार्यवाही की भाषा घोषित है। राज्यसभा अधिनियम 1963 हिंदी के साथ अंग्रेजी की निरंतरता की अनुमति देता है और संसद के पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। कौन सा इसमें सही है? देखिए, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। संसद में भाषा के संदर्भ में डी है इसका आंसर। तो संविधान में उपबंध है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा अधिनियम 1963 उपबंध करता है कि सदन की कार्यवाही अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में होगी। राजभाषा अधिनियम 1963 हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी की निरंतरता की अनुमति देता है और संसद में पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा में लंबित सभी विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक लोकसभा विघटन के पश्चात समाप्त हो जाता है। ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो परंतु लोकसभा द्वारा पारित न हो, विघटन के पश्चात समाप्त नहीं होगा। उपरोक्त सारे के सारे कथन सत्य हैं। यूपीएससी बड़ा पूछती है इस प्रश्न को, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये। देखिए, यहाँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी है इसका आंसर। तो लोकसभा में लंबित सभी विधेयक प्रस्ताव संकल्प याचिका आदि लोकसभा के विघटन के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। किंतु लंबित विधेयकों और लंबित आश्वासनों जिनकी जांच सरकार आश्वासन समिति द्वारा की जानी होती है, लोकसभा के विघटन पर भी समाप्त नहीं होते, क्योंकि उनकी जांच बाकी है। लोकसभा के विघटन के पश्चात विधेयकों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक लोकसभा विघटन के पश्चात समाप्त हो जाता है। लोकसभा में विचाराधीन विधेयक विघटन के पश्चात समाप्त हो जाता है। ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो परंतु लोकसभा द्वारा पारित न हो, विघटन के पश्चात समाप्त नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संसद में लंबित विधेयक संसद के स्थगन के पश्चात व्यापकत हो जाता है। संसद में लंबित विधेयक संसद के सत्रावसान के पश्चात व्यापकत हो जाते हैं। यहाँ स्थगन की बात हुई, यहाँ सत्रावसान की बात हुई। संसद में विचाराधीन प्रस्ताव संकल्प नोटिस या याचिका सदनों के सत्रावसान के पश्चात व्यापकत हो जाते हैं। संसद में विचाराधीन प्रस्ताव संकल्प नोटिस याचिका सदनों के स्थगन के पश्चात व्यापकत हो जाते हैं। देखिए, जब संविधान लिखा गया था तो मूल संविधान अंग्रेजी में लिखा गया, हिंदी में उसका बाद में ट्रांसलेशन हुआ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी में बड़े क्लिष्ट हैं इंडियन पॉलिटी में, लेकिन इनको बार बार पढ़ोगे तो चीज़ें जो है समझ आने लगेंगी। यहाँ केवल सी वाला स्टेटमेंट सही है। संसद में अगर कोई विचाराधीन प्रस्ताव है, संकल्प नोटिस है, याचिका, तो स्थगन के पश्चात वो समाप्त नहीं होते। व्यापकत मतलब समाप्त हो जाना, लेकिन सत्रावसान अगर हो जाएगा तो वो समाप्त हो जाएंगे। यहाँ सी सही है केवल। संसद में विचाराधीन प्रस्ताव संकल्प नोटिस याचिका सदनों के सत्रावसान के पश्चात व्यापकत हो जाते हैं, किंतु संसद में लंबित विधेयक पर सत्रावसान के पश्चात कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संसद में लंबित विधेयक, विचाराधीन प्रस्ताव, संकल्प नोटिस या याचिका सदनों के स्थगन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो स्थगन, ठीक है, सत्रावसान, इनमें अंतर करिए। ब्रिटेन में सदनों के सत्रावसान के कारण विधेयक या अन्य लंबित कार्य व्यापकत या समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, यानी 16वां प्रश्न हुआ देखा जाए तो ये राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। यहीं करते हैं इसका खंडन इस बात का। देखिए, राज्यसभा का सभापति
तो नहीं होता, लेकिन उपसभापति उस सदन का सदस्य होते ही है ना, उन्हीं में से चुना जाता है। ये उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य को मतदान करने का अधिकार होता है, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार नहीं होता। कौन सा सही है इसमें? पहला वाला तो गलत है, केवल दूसरा वाला सही है। देखिए, राज्यसभा का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता, जबकि उपसभापति उस सदन का सदस्य होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति का तो निर्वाचन होता है। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों का मतदान कोई अधिकार नहीं होता, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल इलेक्टेड मेंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संसद का सचिवालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, सरकार से स्वतंत्र, राष्ट्रपति के अधीन है, संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 98 में उपबंध है कि संसद के लिए पृथक सचिवालय होगा और लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सचिवालय राज्यसभा के सभापति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रहता है। दोनों सदनों के सचिवालयों का मुखिया महासचिव होता है, जो एक स्थायी अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति सदन का अधिकारी करता है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाइए। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? मर्यादा, पक्ष त्याग, अंतर्प्रदन या बैठ जाना। यानी डिकोरम, क्रॉसिंग द फ्लोर, इंटरप्रिटेशन, यील्डिंग द फ्लोर। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है, अन्य सदस्य को बोलने दे सकता है। घटना कहलाती है यील्डिंग द फ्लोर, यानी बैठ जाना। तो बैठ जाना क्या है, मर्यादा क्या है, पक्ष त्याग क्या है, अंत प्रदन, इंटरप्रिटेशन क्या है, सारा का सारा लिखा है, इसको पढ़ लीजिए। बैठ जाना यानी अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य सदस्य को बोलने के लिए कह सकता है। मर्यादा यानी डिकोरम, विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना। पक्ष त्याग, सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना। इंटरप्रिटेशन, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया। यूपी पीसीएस में तो पूछे जाने की कम से कम संभावना है, लेकिन यूपीएससी बड़ा करती है ऐसे सवालों को। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का महासचिव, राज्यसभा का सभापति। ये कूट हैं। एक कूट में ऐसा भी है कि चारों भी हो सकते हैं। ये ऊपर के 3, ये चारों ही होंगे। डी है इसका आंसर 1 2 3 4। तो उपरोक्त सभी संसद के अधिकारियों में शामिल है। संसद के अधिकारियों में निम्न को शामिल किया जाता है। कौन कौन? लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, लोकसभा का महासचिव, राज्यसभा का महासचिव। याद करना भी आसानी है। ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दोनों, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति दोनों, लोकसभा का महासचिव, राज्यसभा का महासचिव। यह है क्वेश्चन नंबर 20, यानी ये 40वां प्रश्न बना। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? यानी 3 सही है, एक सही नहीं है। राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपेगा। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उपसभापति को हटाया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और सदन में इस पर मतदान होता है। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए वेतन भत्ते के संबंध में कोई उपबंध ही नहीं है। बताइए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति उपसभापति है, कोई व्यक्ति राज्यसभा का सभापति है, तो उसको उसके सभापति होने के, राज्यसभा के सभापति होने के वेतन भत्ते मिलते हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति के रूप में वह व्यक्ति तो तब काम करेगा जब राष्ट्रपति या तो असाध्य रोग से ग्रसित है, कहीं बाहर गया है, या अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा। तो डी वाली बात सही हो जाती है एकदम। ए वाली बात भी सही है, बी वाली बात भी सही है, और सी वाली भी ठीक ही है, लेकिन इस छोटी सी लाइन की वजह से पूरा गलत हो गया कि सदन में इस पर मतदान होता है। राज्यसभा के सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, इतना सही है, लेकिन सदन में इस पर मतदान नहीं होता।
तो यहाँ की वजह से पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी ही गलत है यहाँ पर। तो राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के वेतन भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं और सदन में उस पर मतदान नहीं होता। इसका वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है और संविधान की दूसरी अनुसूची में इसके लिए उपबंध है। राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपेगा, सभापति उपसभापति को सौंपेगा। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उपसभापति को पद से हटा सकते हैं और इस संकल्प के आशय की सूचना 14 दिन पहले देनी होती है। अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाओगे उसकी भी सूचना 14 दिन पहले देनी होगी। संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते से संबंधित उपबंध नहीं है, उसे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन व भत्ते मिलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। तो इंडियन पॉलिटी के हमने कल से लेकर 40 प्रश्न पूरे किए। टॉपिक काफ़ी बड़ा है, ठीक है, क्योंकि संसद के 3 अंग राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से भी अभी और डीपली प्रश्न बनेंगे। तो 2 से 3 टेस्ट वीडियो इसमें और लगेंगी, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।